वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल। एज यू नो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा रिविजनरी नोट्स जो हमने प्रिपेयर करे हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। जैसे कि आपका है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ टीम्स एंड coordinates with individuals to achieve individual goals along with the organizational goals। देखिए यहाँ पे दोनों का मकसद पूरा हो रहा है, दोनों का टारगेट्स पूरा हो रहा है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी टारगेट पूरा है और ऑर्गेनाइजेशन का भी टारगेट पूरा हो रहा है। तो दोनों के टारगेट्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई आप टीम्स में वर्क करिए, कोऑर्डिनेट करिए एक दूसरे के साथ और अपने टारगेट्स को अचीव करिए। भाई अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी आपके पूरे हो जाएंगे, because you will get the bonuses also, you will get the commissions also, you will get the salary increments also. The second is increase the efficiency. Management increases the efficiency by using the resources in the best possible manner to reduce the cost and increase productivity। देखिए एक एम्प्लॉय को अगर आप एक ही काम बार बार कराते रहेंगे तो his efficiency will improve, increase हो जाएगी। So suppose we are in a production business, हम एक ही टाइप का प्रोजेक्ट अपने एम्प्लॉय से बनवा रहे हैं, तो इन अ नियर फ्यूचर आने वाले टाइम में उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो दे विल प्रोड्यूस मोर। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉयज ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडैप्ट एज पर द चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल, ग्रोथ एंड इट्स कॉम्पिटिटिव एज। यहाँ पे कह रहा है कि भाई चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में एम्प्लॉयज को हेल्प करता है मैनेजमेंट। दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज so that employees can easily adapt the changes। Achieving the personal objective, ये अभी हमने बताया कि through motivation and leadership management helps in the individuals in achieving the personal goals while working towards the organizational objective। भाई यहाँ पे मोटिवेट करना होता है अपने एम्प्लॉयज को, that if you fulfill the organizational objective, your personal objective will automatically be fulfilled। कि भाई अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग द गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई सोसाइटी को भी डेवलप करता है बिजनेस। आप कैसे करेगा भाई, आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्राइस प्रोड्यूस करोगे एट अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, यू आर क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर रहे हो एम्प्लॉयज के लिए या वर्कर्स के लिए या आम पब्लिक के लिए। इफ दे विल अर्न, देयर लिविंग स्टैंडर्ड विल बी इम्प्रूव। द लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा तो भाई ऑलरेडी डेवलपमेंट होता ही है। अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, आप नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करोगे, योर प्रोडक्शन विल इम्प्रूव, है ना, इस चीज से प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। नाउ कम्स टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इस तरीके के बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो व्हाट इज एन मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं भी आपको बता रहा हूं, आप जरूर इस चीज पे फोकस करिए, इस चीज को अच्छे से समझ। आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज acquired through study, observation and experience। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्ट जो है स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, कि पर्सनल आप जो स्किलफुली अपने दिमाग से सोच समझ के अपने टैलेंट को यूज करके उसे अप्लाई कर रहे हो। किस चीज को अप्लाई कर रहे हो, जो नॉलेज है आपके पास, जो आपने एक्वायर की है, पढ़ा है, किस चीज से, स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू। द फीचर ऑफ द आर्ट आर एज फॉलोज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखिए जो आपका आर्टिस्ट होते हैं, दे स्टडी समवेयर, कहीं ना कहीं तो आर्ट सीखते हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेते ही है। तो सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है, इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू एक्वायर द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एक्सपर्ट्स इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स टू देयर पर्सपेक्टिव आर्ट फॉर्म। देखिए सिमिलरली जैसे भाई आपको अकाउंटेंसी आप स्टार्ट करते हो, तो अकाउंटेंसी की जो हमारी लैंग्वेज की बुक है, दैट इज जस्ट अ बेसिक, है ना, आपको चीजें सिखाते हैं, ये नॉलेज देते हैं अकाउंटिंग की, कि भाई अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है, फिर अकाउंटिंग के थ्रू आपको अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। सिमिलरली कोई भी आप कोर्सेज करते हैं, जैसे भी आर्ट की बात चल रही है यहाँ पे, तो आर्ट में क्या है भाई, आपको जो है
डिटेल नॉलेज दी जाएगी, भाई आपको ये पढ़ना है, इस तरीके से आपको ब्रश होल्ड करना है, इस तरीके से आपको पेंट करना है, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है आपको अपने तरीके से, है ना, अपने स्किल्स को यूज करके आपको अप्लाई करना है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, सेकेंड पॉइंट, द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज। अब देखिए, डिफर्स फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। देखिए, सारे आर्टिस्ट सेम पेंटिंग नहीं बनाते हैं, सारे आर्टिस्ट डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग बनाते हैं अपना पर्सनलाइज एप्लीकेशन करके। भाई जो उन्होंने सीखा है उसे पर्सनली अप्लाई कर रहे हैं वो। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आता है कि आप जो सीखेंगे मैनेजमेंट की, जितने भी आप प्रिंसिपल सीखेंगे, जितने भी आप मेथड सीखेंगे, यू हैव टू अप्लाई इट अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उन्हें अप्लाई करना है। देन आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। Art involves creativity and practice of the experts. For example, the music is created by musicians are different through though the musical notes used are the same. ठीक है, वही बात आ रही है जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिस्ट जो पढ़ते तो सब सेम ही है, लेकिन दे क्रिएट अ डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया हमने म्यूजिक का। देखिए, म्यूजिशियंस जो है जब म्यूजिक प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर अ डिफरेंट म्यूजिक फॉर एवरी सॉन्ग, फॉर एवरी मूवीज, एंड है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स प्रिपेयर करते, म्यूजिक प्रिपेयर करते हैं, बट दे यूज द सेम नोट्स। जो उन्होंने पढ़े हैं, सबने सेम नोट्स पढ़े हैं, तभी तो उन्हें म्यूजिक की नॉलेज, लेकिन दे आर क्रिएटिंग बाय देयर स्किल्स, है ना, कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को यूज करके। तो सिमिलरली एवरी मैनेजर हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स एंड द पीपल। हर एक मैनेजर का अपना स्टाइल होता है अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने का, उनसे काम कराने का। He or she uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular application. Since all the features of the art are present in management, so it is called management is an art. इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट को आर्ट। अब आता है साइंस की बात आती है। देखिए, साइंस की बात होती है, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स व्हिच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है, हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं साइंस को। जैसे भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटर, पानी, है ना, वाटर का हमें फॉर्मूला पता है H2O, चाहे वो एक ड्रॉप वाटर हो, चाहे पूरा ओशियन हो, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। क्यों? बिकॉज इट इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। वो हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया है साइंटिस्ट ने। तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिमिलरली बस साइंस में भी हमें नॉलेज मिलती है, जैसे हमें आर्ट में नॉलेज लेंगे हम, तो साइंस स्टूडेंट ऑल्सो दे गेट द नॉलेज। साइंस हैज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है यहाँ पे थ्योरी। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वाटर का ड्रॉपलेट का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ? भाई थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्व करा है, एक्सपेरिमेंट करे हैं, तभी हमें पता चला है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन एंड दे हैव अ यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे इंडिया में पानी है, H2O फॉर्मूला रहेगा, अगर आप रशिया का पानी उठाएंगे, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इट विल बी एप्लीकेबल यूनिवर्सली। सिमिलरली हमारे प्रिंसिपल्स भी मैनेजमेंट के, दे विल बी एप्लीकेबल यूनिवर्सली। पूरे दुनिया में जो है सेम प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इसे कंक्लूड करते हैं बेटा। Systematic body and its principles are developed over a period of time based on repeated experiments and observation, which are universally applicable, but they have to be modified according to the given situation. But ध्यान रखना, हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, दे आर नॉट रिजिड। ठीक है, रिजिडिटी नहीं है उनके अंदर कि हमें सिर्फ यही चीज अप्लाई करनी है। दे हैव अ फ्लेक्सिबल नेचर, है ना, कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द given situations. Okay, then as the principles of management are not exact as the principles of pure science, so it may be called as inexact science. The prominence of human factor in the management makes it a social science. Now comes management as a profession. भाई हम बार बार बात कर रहे थे स्टार्टिंग से मैनेजर्स की सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रोफेशन। ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ के ही, मैनेजमेंट की स्टडी करके ही मैनेजर्स बनते हैं। तो अ प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। अब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों है? बिकॉज यू हैव टू पास सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स, है ना।
अब जितने भी अपने हाई लेवल कोर्सेज हैं, आपको एक ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके अंदर एडमिशन, इसलिए इसे कहा जाता है एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर भाई सभी उसमें घुस जाएंगे तो सब तो देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन। द मेन फीचर ऑफ द प्रोफेशनल are as follows: the well-defined body of knowledge. It is a complete set of principles, concepts, terms and activities that make up a professional domain. भाई प्रोफेशनल आप पढ़ोगे तो भाई आपको कुछ ना कुछ स्पेशल चीज ही पढ़ाई जाएगी। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको जो इसके अंदर एडमिशन मिलेगा इट विल बी थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एजुकेशनल डिग्री। प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, कोई ना कोई आपके जो आप प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे उसका कोई ना कोई एक मेन ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उसे हैंडल कर रहा होता है। जैसे कि भाई आईमा है मैनेजमेंट के लिए, आईसीएआई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही हमारा आईसीएसआई है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आईसीएम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी प्रोफेशन, जैसे भाई आप लॉ करते हैं, एडवोकेट बनते हो, ठीक है, एलएलबी करते हो, दैट इज अंडर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे आप जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग द मेडिकल कोर्सेज इन द किसके प्रेजेंस में करते हैं, मेडिकल साइंसेस के। ओके, सो नाउ कम टू द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशनल्स आर बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने जिनको मैंने नाम लिया है, चाहे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे आईसीएआई हो, आईसीएसआई हो, आईएमए हो, दे हैव देयर कोड ऑफ कंडक्ट। उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं उसके मेंबर्स को। When you pass on these professional courses, you get a membership certificate from these organization. Along with that, you receive a copy of code of conduct. कि भाई आपको कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, डूज एंड डोंट्स, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है बीइंग इन दिस प्रोफेशन। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा और करना ही पड़ता है बेटा। What is the then you have the service motive. The main aim of the profession is to service client. देखिए जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। अपने क्लाइंट्स को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, किसका ध्यान रखते हुए, कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखते हुए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ओके, द मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन, दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर और जो लॉयर्स है इनकी तरह फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल। नाउ वी कम्स टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई अभी हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। तो अब आता है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डिवाइडेड इनटू लेवल्स। सबसे पहला आपका आता है टॉप मैनेजमेंट लेवल, जहां पे आपके प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। फिर आता है मिडिल मैनेजमेंट लेवल और आपका लास्ट में ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। इसमें हमने 4 बना दिए हैं ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट या दैट इज द डेजिग्नेशंस एंड फंक्शंस क्या है उनके, ठीक है। दिस कंप्राइज ऑफ सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। मेन टास्क इज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन वर्क होता है प्लानिंग करना, ठीक है। दे हैव द वेरी क्रूशियल वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क है कि भाई बिजनेस हमें कैसे ग्रो करना है उसके लिए उन्हें प्लान करना है। दे मेक द पॉलिसी, दे फ्रेम द स्ट्रेटजीज एंड दे डू द ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अप्रूविंग द बजट्स भी अप्रूव करते हैं टॉप मैनेजमेंट। इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। द मिडिल मैनेजमेंट लेवल दैट इज अ कंप्राइज ऑफ डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंट एंड डिविजनल हेड्स। देखिए इसके अंदर ये सारे हेड्स आएंगे, डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंट एंड डिविजनल हेड आएंगे। दे मेन टास्क इज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप। इनका काम होता है एग्जीक्यूशन का, उनका काम है प्लानिंग करना, इनका काम है उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, ठीक। Okay, and preparing the organizational setup and appointing the employees and issuing the instruction and motivating employees। देखिए इनका काम होता है एम्प्लॉयज को अपॉइंट भी करना है, उन्हें टास्क भी प्रोवाइड कराना है एंड दे हैव टू मोटिवेट ऑल्सो। तो उन्हें मोटिवेट भी करना है, कंट्रोल भी करना है साथ ही साथ, है ना। एंश्योरिंग दैट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन इज एज वेल, है ना। ध्यान रखना है कि भाई इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन भी चलता रहे, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हमारे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें भी कोऑर्डिनेट करना है। लास्ट आता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल। दे आर द मेन जो
काम करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ फोरमैन और सुपरवाइजर एक्सेट्रा, द मेन टास्क इज टू एंश्योर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था कि एग्जीक्यूट करना है इन्हें, जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल है दे विल एग्जीक्यूट द प्लान्स एंड पॉलिसीज, लेकिन इन्हें क्या करना है सुपरवाइजरी लेवल ये करेंगे इम्प्लीमेंट, इन्हें लागू करेंगे। Implementation of the policies as per the directions of the top and middle level managers, and also to bring workers grievances before the management and maintain a discipline among the workers। तो इन्हें ध्यान रखना है अपने एक्चुअल वर्कर्स का, जो लेबर्स हैं, लेबर क्लास है, इन्हें ध्यान रखना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है, ये सारे के सारे वर्क इनके करें। नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, आपका प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग मीन्स अ सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, टारगेट फॉर्मुलेट करने हैं अपने एक्शंस प्लान को। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। बस ध्यान रखना भाई, हमें हम जहां पर हैं ये उस एक तरीके से ब्रिज का वर्क करता है कि भाई हम प्रेजेंट सिचुएशन में मतलब हम कहां पर हैं और हमें एक्चुअल में पहुंचना कहां पर है। तो प्लानिंग का मतलब यही है कि भाई आपको काम क्या करना है, किससे करवाना है, कैसे करवाना है, कब करवाना है, दैट ऑल विल बी डन इन द प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व असाइनिंग द ड्यूटीज, ग्रुपिंग द टास्क, establishing authority and responsibility relationship, and allocating the resources required to perform a specific plan। That means ये समझ लीजिए इंतजाम करना है ना भाई। प्लान तो हमने कर लिया है, लेकिन हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, यहाँ पे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट जो होगा वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होगा। चाहे हमें एम्प्लॉयज चाहिए हो, चाहे हमें ड्यूटीज असाइन करनी हो, ये सब चीजें। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। भाई देखिए हमने हाईलाइट कर रखा है पहले, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि हमें कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, किस टाइप का किस पोस्ट पे हमें रिक्वायर्ड है, वो सब हमें आइडेंटिफाई करना है। देन वी हैव टू अपॉइंट अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स पढ़ेंगे। नो नीड टू वरी, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो तो नो प्रॉब्लम, हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे हम इन चैप्टर्स के ऊपर, यू कैन गेट। क्योंकि रिविजनरी नोट्स हैं तो जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, अपना टास्क। ओके, देन कम्स टू डायरेक्टिंग। भाई अब आपने प्लान भी कर लिया है चीजें, आपने सामान अपने जो चीजें हैं ऑर्गेनाइज भी कर ली हैं, आपने एम्प्लॉयज को भी रख लिया है। नाउ कम्स द डायरेक्टिंग फंक्शन। It refers to leading and influencing and motivating the staff chosen to perform the assigned task and efficiently and effectively। भाई जो आपने एम्प्लॉयज अपॉइंट करे हैं अब उन्हें डायरेक्ट करना है, आपको डायरेक्शंस देने हैं उन्हें कि हाउ टू वर्क और कैसे आपको काम करना है, उन्हें समझा देना है वर्क पूरा। कंट्रोलिंग में आप क्या करेंगे, आप उन्हें मॉनिटर करेंगे। भाई आपने सारे फंक्शंस कर लिए, प्लानिंग भी कर लिया आपने, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया है, आपने एम्प्लॉयज को भी रख लिया, उन्हें डायरेक्शंस भी दे दिया आपने कैसे काम करना है। अब आपको कंट्रोल करना है, उन्हें देखना है कि भाई वेदर दे आर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड टास्क इन अ गिवन टाइम, सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके डिस्प्यूट्स कुछ तो नहीं हो रहे, कुछ प्रॉब्लम्स तो अराइज नहीं हो रही उन्हें। तो इट रेफर्स टू मॉनिटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, सारे काम हम करते हैं, सारे फंक्शन जो करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग एट स्टैंडर्ड, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस फॉर एनी डेविएशन। देखिए हमने टारगेट्स बनाए थे, हम कंट्रोलिंग में क्या करेंगे, हम करेंगे उन टारगेट्स को चेक वेदर वी हैव अटेन दैट टारगेट और नॉट, हम कितना प्रोग्रेस में है। ये कंट्रोलिंग हमेशा होता रहेगा, बीच बीच में होता रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल भाई हमने एक टारगेट बनाया है, हमने टारगेट बनाया कि दैट वी विल प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स इन 1 मंथ। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि भाई हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कंट्रोलिंग। कि वो कह रहा है कि भाई हमें हमारा टारगेट है 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का एक मंथ 1 मंथ के अंदर। इन 15 डेज सपोज हम वी आर चेकिंग इट कि भाई हम 15 दिन बाद हम चेक करते हैं अपना परफॉर्मेंस, तो हमारा कितना होना चाहिए हमारे हिसाब से, हमारा जो अगर हम स्मूथली वर्क कर रहे हैं दैट मीन्स 5,000 शुड बी कंप्लीटेड। भाई 10,000 अगर हमारा टारगेट है तो हाफ मंथ में 5,000 हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर भी डेविएशन आ रही है, बस ज्यादा डेविएशन आ रही है, सपोज 5,000 की जगह हमने 6,000 प्रिपेयर कर रखे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन, उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, दैट इज गुड कि हम अच्छा प्रोड्यूस कर लेंगे, टाइम कम टाइम में अपना इफेक्टिव भी हो जाएंगे और एफिशिएंट भी हो जाएंगे। बट इफ वी आर डेविएटिंग फ्रॉम आवर
टारगेट, सपोज 5000 की जगह हम 4000 ही प्रिपेयर कर पाए 15 डेज में, देन वी हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। ये तो बात हो रही है यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस की है ना, करेक्टिव एक्शंस इफ एनी डेविएशन ऑफ दैट। तो ये यहाँ पे बात हो रही है, हमें फिर आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ नया करना पड़ेगा आपको टारगेट्स को अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, किसके नाम से क्वेश्चन आता है? कोऑर्डिनेशन होता क्या है एक्चुअल में? द कोऑर्डिनेशन जो है इज अ फोर्स विच सिंक्रोनाइज, देखिए मेन क्या काम क्या है, सिंक्रोनाइज करना है ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। जितने भी हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, है ना, इन सबको सिंक्रोनाइज करना है, एक साथ तालमेल में उठा के चलना है, सारे डिपार्टमेंट्स को सिंक्रोनाइज करना है कि भाई एक डिपार्टमेंट की वजह से दूसरे का इफेक्ट ना हो। सो ऑल द डिपार्टमेंट विल वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, काम सही से करेंगे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग, ठीक है, अगर अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है बीच में तो भाई ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, डिले हो सकता है, chaos क्रिएट हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। इट इज कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एज इफ all the levels of management are looked together they become a group, and is the case of every group they also require coordination among themselves. Coordination is implicit and inherent in all functions of all the organization। देखिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के लेवल्स में भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में भी, मैनेजर्स के बीच में, सुपरवाइजर के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, एवरीवेयर द कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, देन इट विल सफर अ हैवी लॉस। अब ये आता है आपका, देखिए हमने यहाँ पे बनाया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सब रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन से। लास्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का ये, ठीक है, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला आता है फीचर कोऑर्डिनेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, देखिए ग्रुप एफर्ट्स की अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई आपको सबको मिलकर चलना है, तो अकेला किसी से मिलकर तो चलेगा नहीं। दैट मीन्स द ग्रुप विल बी देयर, some groups will be there, employees will be there, so it is an orderly arrangement of group effort to ensure that performance is at par with the plans and schedules। भाई आपके जो प्लान्स एंड शेड्यूल्स हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं या नहीं, एट पार है ना, कि भाई ये सब चीजें आपको देखना है कि कोऑर्डिनेट हो रही है या नहीं। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स अ यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑल द एक्शंस शुड बी टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये आपको हमने पहले बताया कि जितने भी आपको एक्शंस करने हैं, जितने भी आपको एक्शंस लेने हैं, that should be taken for achievement of organizational goal। It is a binding force between our various departments and ensure that all the efforts are focused toward the achieving organizational goal। फिर आता है continuous process। Coordination is a continuous process। As I have already told you, जितने भी functions of management होंगे सब continuous होते हैं, coordination भी continuous है। It is a never ending process and it needs are felt at all levels। ठीक है, इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी, हर लेवल पे पड़ेगी, हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी, and in all activities of the organization it begins at the planning stage and continues until controlling। ठीक है, चलता ही रहता है बेटा कोऑर्डिनेशन, तो स्टार्टिंग से प्लानिंग से चलेगा, कंट्रोलिंग से तक भी चलेगा, चलता ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। देखिए ये हर एक मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो अपने डिपार्टमेंट्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेट करके चले, उन्हें मोटिवेट करता चले, ताकि वही ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव हो जाए। Coordination is equally important at all the levels of management। It is the responsibility of all the individuals in an organization to carry out their work in a responsible manner and coordinate with each other to achieve organizational goal। भाई यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चले ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाए। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner। In other words, the coordination is never established by itself, rather than it is a conscious effort on the part of everyone। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डेलिब्रेट फंक्शन है कि भाई मैनेजर को खुद करना है, तो और आपको एम्प्लॉय, बीइंग एन एम्प्लॉय आल्सो यू हैव टू कोऑर्डिनेट, अपने अपने जो को वर्कर्स हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है, तभी आपका भी काम हो पाएगा और उनका भी काम हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, it is everywhere। It is needed at all the departments, at all levels
द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन लीड टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी तक हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन क्या है और जरूरी है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्यों जरूरी है ये आपको बता देते हैं। द रीजन दैट ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ और द नेसेसिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन आर पॉइंट नंबर 1 फॉर द ग्रोथ in size. An organization grow result is the increase in the number of the people employed. ठीक है भाई, नंबर ऑफ पीपल अगर एम्प्लॉयड आपके बढ़ रहे हैं with a varied individual aspirations and culture, so it is important to harmonize individual goal with the organization goal through coordination. देखिए जितने आप एम्प्लॉयज रखोगे सबके अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, अपने अपने पर्सनल गोल है, लेकिन आपको क्या है कोऑर्डिनेशन के थ्रू नहीं क्या करना है कि भाई आप अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। अपने एम्प्लॉयज को आपको ये मोटिवेट करना है कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे। द फंक्शनल डिफरेंशिएशन, all the departments and divisions may have their own objective policies and their own style of working। देखिए जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन्स होंगे, सबका अपना अलग अलग वर्क होगा। अपना अलग अलग वर्क होने के साथ साथ सबके अपने अपने टारगेट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। अब ये जो है डिपार्टमेंट सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट है, अकेला कोई काम नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन क्या है, इज नेसेसरी फॉर लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। और कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही सारे डिपार्टमेंट्स के वर्क को एक साथ सिंक्रोनाइज करा जाएगा। जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, हमने जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है, उनके पास एक ऑर्डर रिसीव हुआ कि भाई हमारे पास एक ऑर्डर आया क्लाइंट का कि वी हैव टू प्रोड्यूस 50,000 प्रोडक्ट्स हमें डिलीवर करना है। अगर भाई आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बताएगा कि भाई मुझे जो है इतने प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट आई है, यू हैव टू फुलफिल, यू हैव टू प्रोड्यूस। और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑर्डर्स नहीं करेगा फॉर द रॉ मटेरियल, और तो वो कैसे पूरा होगा। और भाई रॉ मटेरियल ऑर्डर करने के लिए दे नीड अ फाइनेंस, पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, अकाउंट डिपार्टमेंट के पास बताना पड़ेगा। अगर ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे देन द ऑर्डर विल नॉट बी फुलफिल्ड। तो सिमिलरली भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। बात आता है स्पेशलाइजेशन की, लास्ट पॉइंट, मोस्ट स्पेशलिस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी and prioritize their zone of activity. Coordination seeks to sequence and integrate all the specialist activities into a wholesome effort. देखिए हर एक सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स है, तो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स अगर पूरे होंगे तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल टारगेट्स एम्प्लॉयज के ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। होप यू लाइक दिस, हमारा जो कंटेंट है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और जो नीडी हैं उन्हें भी बताइए। यू कैन सपोर्ट अस बाय डूइंग दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।